गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैंडर्ड स्कोर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड स्कोर्स का जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर यूजीसी नेट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टैंडर्ड स्कोर्स जो है ये होता क्या है। तो किसी भी परीक्षण पर प्राप्त गणितीय संख्याओं को मूल प्राप्तांक कहा जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि जब हम क्लास में क्या करते हैं, किसी भी बच्चे को मान ली कि मैंने एक अचीवमेंट टेस्ट का निर्माण किया और अचीवमेंट टेस्ट का निर्माण करने के बाद अगर हम किसी क्लास में मान ली कि एक बायोलॉजिकल क्लास 9 के बायोलॉजी से रिलेटेड हम एक अचीवमेंट टेस्ट का निर्माण करते हैं और उस टेस्ट को क्लास 9 के बच्चों पर हम अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद जो हमें स्कोर्स प्राप्त होंगे वो स्कोर्स होगा रो स्कोर्स, है ना। तो किसी भी परीक्षण पर प्राप्त गणितीय संख्याओं मैथमेटिकल नंबर जो होते हैं को हम क्या कहते हैं, रो स्कोर्स कहा जाता है। इन मूल प्राप्तांकों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। अगर आप देख सकते हैं कि जैसे मे भी क्लासेस में 50 स्टूडेंट्स है और सारे 50 स्टूडेंट्स को मान ली किन्हीं को 50, किन्हीं को अगर 100 नंबर का मैंने टेस्ट का निर्माण किया और 100 में से किसी को 50 नंबर मिले, किसी को 60 नंबर्स मिले, किसी को 70 मिले, किसी को 80 मिले, किसी को 90 मिले, किसी को 25 मिले, 30 मिले, तो ये जो इंडिविजुअल स्कोर्स है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, नो मीनिंग। सिर्फ ये क्या करते हैं, एक नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है कि इनको इतना अंक मिले हैं, इतना। इन्हें अर्थ प्रदान करने के लिए किसी संदर्भ आधार की आवश्यकता होती है। माने ये जो स्कोर्स है, अगर ये जो प्राप्तांक मिला, अगर इनको हमें अर्थ प्रदान करना है तो इसके लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता होगी, है ना। इसको हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी हमें संदर्भ आधार की आवश्यकता होती है। अतः इन्हें मानक प्राप्तांकों में परिवर्तित किया जाता है। और अगर यही स्कोर्स को, जो रो स्कोर्स है, अगर इस रो स्कोर्स को अगर हम स्टैंडर्ड स्कोर्स में यानी मानक प्राप्तांक में अगर परिवर्तित किया जाता है, मानक प्राप्तांकों द्वारा किसी समूह में विभिन्न व्यक्तियों की वैज्ञानिक रूप से तुलना की जा सकती है। और ये जो स्टैंडर्ड स्कोर्स है, इस स्टैंडर्ड स्कोर्स के माध्यम से, ये मानक प्राप्तांक के माध्यम से ग्रुप में जितने लोग हैं, समूह में विभिन्न व्यक्तियों की वैज्ञानिक रूप से हम तुलना कर सकते हैं, हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इनमें कौन कितने ऐसे स्टूडेंट्स है जिनका एवरेज स्कोर से ज्यादा है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स है जिनका उससे कम है, उनका ग्रुप में क्या स्थान है, कौन टॉपर है। ये सारी चीज जो है हम स्टैंडर्ड स्कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि जो हमारा रो स्कोर्स प्राप्त होते हैं, उस रो स्कोर्स को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड स्कोर्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा कौन कौन से स्टैंडर्ड स्कोर्स हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, ये है कंपैरिजन ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड स्कोर्स। आपको पहले जानना होगा कि कितने प्रकार के स्टैंडर्ड स्कोर्स होते हैं। पहले देख लीजिए, पहला सीरियल नंबर, फिर उसके बाद है स्कोर्स, फिर है फॉर्मूला, फिर है वैल्यू और फिर है रेंज। यहाँ पे पहला नंबर देखिए जेड स्कोर्स, है ना। जेड स्कोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो है जेड इक्वल टू एक्स माइनस एम, और ये है सिग्मा। दैट मीन्स ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ना। एक्स जो होता है वो है आपका स्कोर्स और एम जो है वो आपका होता है मीन के बारे में आप लोग हम पढ़ा चुके हैं कि समूहों के औसत प्राप्तांक को क्या कहा जाता है, मीन कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि अगर आपको मीन पता हो, है ना, अगर इंडिविजुअल स्कोर्स दिया हुआ हो और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ हो, तो सारे इंडिविजुअल, मान ले कि आपके वहां पे 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स के आधार पर कोई अगर एक स्कोर्स दिया हुआ हो, मीन दिया हुआ हो और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ पता हो, अगर मान ली कोई इंडिविजुअल स्कोर्स दिया हुआ है, 10 बच्चे हैं, तो उस 10 बच्चों का आप क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं और उसके आधार पर आप उसको जेड स्कोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जेड स्कोर्स का जो वैल्यू होता है, जो मीन होता है वो 0 होता है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये होता है 1। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो टेबल है, इस टेबल का आपको बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि यहां से किसी भी कंपटीशन में
कल जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम लिखोगे या कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लिखोगे तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही मायने रखेगा, क्योंकि इस टेबल से अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर आपको पूछा जाता है कि जेड स्कोर्स, यहाँ पे देखिए किस टाइप से नेट के क्वेश्चन बन रहे हैं, कि पहले आपको ये पूछ सकता है कि जेड का फॉर्मूला क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूला दिए हुए रहेंगे। अगर आपको पता है एक्स मीन्स स्कोर्स होता है, एम मीन्स मीन होता है, तो जेड इक्वल टू एक्स माइनस एम, है ना। z इक्वल टू होता है x माइनस एम बटे सिग्मा, और m जो होता है मीन का वैल्यू होता है जेड स्कोर्स में 0 और सिग्मा का मान होता है 1, और इसका रेंज जो है ये होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, माइनस नेगेटिव एंड पॉजिटिव, -3 to +3। इसका जो रेंज है ये है -3 to +3। अब देखिए सेकेंड स्कोर जो है वो है टी स्कोर्स, है ना। टी स्कोर्स जो है इनका जो फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 50 + 10 जेड। आप देख सकते हैं जेड, है ना, 50 + 10 जेड। तो यहाँ पे अगर मान ले कि अगर आपको जेड का वैल्यू पता हो, जैसे मान ले कि आप 50 + 10 ब्रैकेट डाल के जेड का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस एम बटे सिग्मा, है ना। तो अगर आपके पास इंडिविजुअल स्कोर्स पता हो, मीन पता हो और सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पता हो, तो इसको आप टी स्कोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो या तो अगर वो उस स्कोर्स के माध्यम से भी क्या कहते हैं आप टी स्कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, या तो अगर आपको जेड स्कोर्स पता हो, देख लीजिए यहाँ पे जेड का, अगर आपने जेड स्कोर्स पता है तो जेड स्कोर्स को आप टी स्कोर्स में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनका वैल्यू जो है, ये मीन जो होता है इसमें 50 होता है, और जो सिग्मा है ये होता है 10, है ना। ये इनका जो वैल्यू होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अक्सर से आपको पूछा जाएगा यहां से जो टी स्कोर्स में जो नेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, ये पहला क्वेश्चन जो है ये इनका फॉर्मूला क्या है। दूसरा क्वेश्चन जो है ये इसमें ये पूछा जाता है कि टी स्कोर्स में मीन का वैल्यू कितना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कितना होता है। और तीसरा जो नेट का क्वेश्चन इससे बन सकता है कि ये क्या पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं या 0 होता है। और चौथा जो इसका नेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो है इनका रेंज क्या, यानी 20 to 80, है ना, 20 to 80। अब आप देखिए जो थर्ड जो है सीरियल नंबर जो है स्टेनाइन स्कोर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो फॉर्मूला है वो है 5 + 1.96 जेड। ये सारे जितने फॉर्मूले हैं ना ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपको रट लेना है इस टेबल को। और यहाँ पे देखिए इनका जो वैल्यू है, मीन का जो वैल्यू होता है वो है 5, और सिग्मा जो मान होता है वो है 1.96। और ये जो स्केल है, ये जो स्कोर्स है स्टेनाइन स्कोर्स जो है ये 9 पॉइंट है, इनमें 9 पॉइंट होते हैं, और ये जो 9 पॉइंट होते हैं वो होता है 1 to 9। तो यहां से जो नेट का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टेनाइन स्कोर्स जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें मीन का मान कितना होता है, सिग्मा का मान कितना होता है, और ये इनमें कितने पॉइंट होते हैं। तो ये 1 to 9। अब देखिए स्टेन स्कोर्स, है ना, आप स्टेनाइन थोड़ा सा कोडिंग याद कर सकते हो। स्टेनाइन 9 आ रहा है तो इसमें क्या होते हैं, दैट मीन 9 पॉइंट। फिर यहां देखिए स्टेन स्कोर्स, स्टेन स्कोर्स जो होता है इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है t/5 - 4.5। इसमें जो मीन होता है, मीन का जो वैल्यू होता है वो 5.5, और सिग्मा का जो मान होता है वो 2। और ये जो स्टेन स्कोर जो होते हैं इनका जो रेंज होता है वो होता है 10 पॉइंट, ये 1 to 10 के बीच, है ना। इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इसके लिए फिर आपको डिटेल्स में जाना पड़ेगा। आप किसी भी मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन की बुक को देख सकते हो, उठा सकते हो, और फिर इसमें भी क्राइटेरिया, इसमें भी और लेवल्स, इसके अंदर भी लेवल बांटे गए हैं। इस लेवल्स को आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, बशर्ते आपको यूजीसी नेट के लिए और आपके अपने कोर्स के लिए आपको इस डायग्राम को पता होना बहुत जरूरी है। इससे भी ज्यादा अगर आप डीप नॉलेज चाहते हो तो निश्चित तरीके से आप स्टैंडर्ड स्कोर्स का जो चैप्टर है, जो टेबल है, ये आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो या बुक का हेल्प ले सकते हो। कोई भी रिसर्च का बुक, जॉन डब्ल्यू बेस्ड, JW बेस्ड जो है रिसर्च इन एजुकेशन, उसका भी आप हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा जो लास्ट है वो है सी स्कोर्स, है ना। सी स्क्वायर्स का जो फॉर्मूला होता है वो सी स्क्वायर्स इक्वल टू 5 + 2 जेड, 5 +
2z, और यहाँ पे जो m का वैल्यू होता है वो होता है 5, और सिग्मा का जो मान होता है वो होता है 2, और सी स्कोर्स में देख लीजिए आप रेंज क्या है 11 पॉइंट स्केल, यानी 0 to 10 है ना। तो यहाँ पे अब ओवरऑल देख लीजिए, अगर आपके पास यहाँ पे आप इस फॉर्मूला के माध्यम से अगर आपके पास इंडिविजुअल स्कोर्स हो, मीन हो या सिग्मा हो, जेड स्कोर्स हो, तो आप जेड स्कोर्स को टी स्कोर्स में, फिर जेड स्कोर्स को आप स्टेनाइन स्कोर्स में, फिर जेड स्कोर्स को आप सी स्कोर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो निश्चित तरीके से आप इस फॉर्मूला का हेल्प लेते हुए आप अपने चैप्टर्स में जाएंगे, और चैप्टर्स में जाने के बाद आप इससे रिलेटेड क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और यहाँ पे आप देखिए, अब ओवरऑल हम कंपैरिजन करते हैं। ओवरऑल जब देखेंगे तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें ज्यादा रेंज किसका है ना। सबसे ज्यादा मान लीजिए कि इसमें से ये जो है जेड स्कोर्स है, टी स्कोर्स है, स्टेनाइन स्कोर्स है, स्टेन स्कोर्स है, सी स्कोर्स है, तो आप देखेंगे कि जेड स्कोर्स का जो रेंज है वो -3 to +3, टी स्कोर्स का जो है वो 20 to 80, स्टेनाइन स्कोर्स का जो है वो 1 to 9, और ये है 1 to 10, और ये है 0 to 10। तो यहाँ पे आपका टी स्कोर्स, अक्सर ये जो क्वेश्चन है ये नेट से पूछा जा चुका है कि टी स्कोर्स का जो रेंज होता है ये सबसे अधिक है। आप देख सकते हैं 20 to 80 है ना। तो आपको ये टेबल को तो याद करना ही पड़ेगा। फिर अब हम देखते हैं कि एक्चुअली जेड स्कोर्स जो है ये होता क्या है ना। तो मध्यमान जेड स्कोर्स, जिसका मध्यमान 0 तथा मानक विचलन जो है वो मापन की इकाई होता है। एक संदर्भ समूह में किसी व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मैंने कहा कि मान ली कि किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल स्कोर्स दिया हुआ है, तो हम उसके तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उनके एबिलिटी का तुलनात्मक, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अपना अपना इंडिविजुअल स्कोर्स है, और अगर हम उसका कंपैरिजन स्टडी करना चाहते हैं तो हमें जेड स्कोर्स का यूज करना पड़ेगा। फिर आप यहां देख सकते हैं कि यह मानक विचलन के आधार पर मध्यमान के संदर्भ में किसी प्राप्तांक की स्थिति को स्पष्ट करता है। ये जो है जेड स्कोर जो होता है ये क्या करता है कि मध्यमान के संदर्भ में, यानी इसके मिड पॉइंट जो होता है, मिड पॉइंट यानी जेड स्कोर्स में जो मिड पॉइंट में क्या होता है, मीन होता है, और उसी के संदर्भ में ये किसी भी प्राप्तांक की स्थिति का स्पष्ट करता है कि यह इससे कितने, यानी जेड स्कोर्स का धनात्मक, यहाँ पे आप मैंने कहा कि देखिए जेड स्कोर्स में क्या होता है, धनात्मक चिन्ह भी होता है और क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह होता है। तो जेड स्कोर्स का धनात्मक चिन्ह बताता है कि मूल प्राप्तांक मध्यमान से अधिक है। इनका जो मूल प्राप्तांक है यानी रो स्कोर्स अगर धनात्मक होगा तो मीन तो इसका 0 है ना। अगर जेड स्कोर्स होगा तो ये क्या कहलाएगा कि इनका जो मूल प्राप्तांक है, जो रो स्कोर्स है, वो क्या है, धनात्मक यानी मध्यमान से अधिक है। और अगर ये नेगेटिव साइन में आता है, जेड स्कोर्स अगर नेगेटिव आता है, नेगेटिव वैल्यू देता है, तो ये कहा जाएगा मूल प्राप्तांक जो है वो मध्यमान से कम है। फिर मैंने ये बताया कि जेड इक्वल टू जो होता है एक्स माइनस एम बटे सिग्मा। तो एक्स जो है वो आपका रो स्कोर्स है, इंडिविजुअल स्कोर्स है, और फिर एम जो है वो मीन ऑफ रो स्कोर्स, यानी वो जितने सारे, मान लीजिए कि आपके पास 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स का अगर इंडिविजुअल रो स्कोर्स दिया हुआ है, सबका अपना अपना एक इंडिविजुअल स्कोर्स है, तो उसी इंडिविजुअल की स्कोर्स के आधार पर मैंने आपको कहा था कि जब आप मीन निकालोगे तो मीन निकालने के लिए मैंने कहा था अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा, है ना। मैंने कहा था ना कि मीन एक ऐसी स्टैटिस्टिक्स है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मीन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत आते हैं। और जब आप बड़े बड़े स्टैटिस्टिक्स का यूज करोगे, जैसे कोरिलेशन यूज करोगे, इसके वाला स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करोगे, एवरेज डेविएशन निकालोगे, तो मीन का तो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मीन को अच्छी तरीके से नहीं समझोगे तो आगे चलकर जितने सारे स्टैटिस्टिक्स है, चाहे वो स्टैंडर्ड स्कोर्स हो, या तो आपका कोरिलेशन हो, या तो आपका वेरिएशन हो, आप बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि मीन जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट देता है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पहले आप मीन निकाल लेंगे तभी आप आगे बढ़ोगे। तो फिर क्या कहा था मैंने कि मीन जो होता है, मीन के लिए मैंने दो चीज कहा था। एक ये कहा था कि अनग्रुप डेटा में मैंने ये कहा था कि व्हेन रो डेटा आर गिवन, तो ये जो रो स्कोर्स है, ये सारे रो स्कोर्स के आधार पर क्या करेंगे, आप सारे रो स्कोर्स को जोड़ के उतनी ही संख्या से, है ना, जितने प्राप्तांक है उनकी जितनी संख्याएं है उससे आप क्या करोगे, है ना, जितने प्राप्तांक है उससे आप उसको डिवाइडेड करोगे, तो वो जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा
रो स्कोर्स को जोड़ के और रो स्कोर्स की कितनी संख्याएं, नंबर ऑफ स्कोर्स कितने, उससे जब डिवाइडेड करोगे तो वो आपको क्या कहते हैं, मीन का वैल्यू देगा। और फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन से रो स्कोर्स को मीन से घटाने के बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइडेड करोगे तो वो जो वैल्यू होगा वो वैल्यू आपका हो जाएगा, क्या कर रहे हैं, जेड स्कोर्स, है ना। तो वास्तविक मूल प्राप्तांक किसी वितरण के मध्यमान से कितने मानक विचलन विचलित होते हैं, ये जेड स्कोर जो होता है आपको ये चीज बताता है कि जो रो प्राप्तांक है वो किसी वितरण के मध्यमान से कितने मानक विचलन का डेविएशन है, कितना वेरिएशन है ना। मैंने वेरिएशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि वो अक्सर ये चीज बताता है कितना फैलाव है, मीन से किसी भी इंडिविजुअल स्कोर्स का कितना फैलाव है, वही चीज को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन, है ना। तो जेड प्राप्तांकों का आधार मानक विचलन होता है। इस प्रकार के प्राप्तांकों का मध्यमान सदैव 0 होता है। इस प्रकार के जो मध्यमान होता है उनका जो प्राप्तांक होता है, उनका जो मध्यमान होता है, इस प्रकार के प्राप्तांकों का जो मध्यमान होता है वो क्या होता है, सदैव 0 होता है। तथा ये सभी जेड स्कोर स्वतंत्र रूप से मध्यमान से संबंधित होते हैं। ये जितने सारे जेड स्कोर्स होंगे ये क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट तरीके से मध्यमान से संबंधित होते हैं। और एक प्राप्तांक जो मध्यमान से ऊपर +1 एसडी में आता है, अगर एक प्राप्तांक ज्यादा हो तो प्लस वो 1 एसडी में आता है और उससे 1 + 1 जेड प्राप्तांक दिया जाता है। तो एक प्राप्तांक जो मध्यमान से नीचे -1 एसडी में आता है उससे हम -1 जेड प्राप्तांक दिए जाते हैं। देख सकते हैं आप, इस टाइप से हम इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप ये डायग्राम देख लीजिए, है ना। ये देखिए 0 है ना, 0 आपका हो गया। तो अगर हम ये 1 प्राप्तांक ज्यादा हो तो +1 सिग्मा, अगर 2 प्राप्तांक ज्यादा हो तो +2 सिग्मा, और अगर 3 प्राप्तांक ज्यादा हो तो +3 सिग्मा, और अगर नीचे नेगेटिव में हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा, है ना। आप यहाँ पे देखिए माइनस, और इसको हम क्या करते हैं, +1 जेड, +2 जेड, +3 जेड, और इधर -1 जेड, -2 जेड और -3 जेड के आधार पर हम इसको ये कर सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार मध्यमान से 2 मानक विचलन ऊपर वाले प्राप्तांकों को हम +2 जेड प्राप्तांक तथा 2 मानक विचलन नीचे वाले प्राप्तांकों को -2 जेड प्राप्तांक दिया जाता है। इसी तरह से +3 जेड प्राप्तांकों को हम 3 मानक विचलन ऊपर वाले प्राप्तांकों को हम +3 जेड प्राप्तांक, और फिर 3 मानक विचलन नीचे वाले प्राप्तांकों को हम -3 जेड प्राप्तांक दिया जाता है। अतएव यहाँ पर जेड स्कोर्स तथा स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की इकाइयां समान या सदृश है ना। अब आप देखिए इनका कुछ जेड स्कोर जो है इनके कुछ एप्लीकेशन है। क्या इसका एप्लीकेशन है, पहला ये है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए, है ना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जब हम परिकल्पना की परीक्षण करेंगे तो हम जेड स्कोर्स का यूज कर सकते हैं। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटाइल्स निकालने के लिए, परसेंटाइल्स, है ना, परसेंटाइल प्रतिशतांक ज्ञात करने के लिए भी हम जेड स्कोर्स का यूज कर सकते हैं। रैंक्स एंड प्रोबेबिलिटी जजमेंट, निर्णय किसी चीज का, मान ली कोई किसी स्टूडेंट्स का कोई इंडिविजुअल स्कोर्स है तो उसके आधार पर उसका ग्रुप में क्या स्थान होगा, इस टाइप का जजमेंट देने के लिए भी हम, है ना, इस टाइप का स्कोर्स देने के लिए भी, इस टाइप का जजमेंट देने के लिए भी हम क्या करते हैं कि इस प्रकार के स्कोर्स देने के लिए भी हम